इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन वाजे के वकील ने एक 4 पन्नों की चिट्ठी मीडिया में जारी की है। इस चिट्ठी में महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री और 2 मंत्रियों के नाम है। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, लाइन बाय लाइन इसे समझने के लिए चलते मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा के पास। ज्योति, 3 मंत्रियों के, एक भूतपूर्व मंत्री और 2 मंत्रियों के नाम है, क्या कुछ लिखा है उनके बारे में इस चिट्ठी में? पंकज, बिल्कुल एंटीलिया कांड से शुरू हुए इस पूरे मामले में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे, हैरान कर देने वाले घोटालों का जिक्र होता जा रहा है। और 4 पन्नों की सचिन वाजे की वो चिट्ठी जो एनआईए कस्टडी से उन्होंने 3 तारीख को लिखी थी, वो मेरे पास है। ये पहला पन्ना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो तमाम पन्ने ये हमारे पास हैं। लेकिन मैं पहले पन्ने का अगर जिक्र करूं तो आपको जो सबसे पहले अनिल देशमुख से मसला शुरू हुआ था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली की बात कही। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पंकज, कहां अलग अलग स्तर पर वसूली के लिए सचिन वाजे को प्रेशराइज किया गया, या यूं कहें कि इस खत से जो समझ आता है कि वाजे को शायद रीइंस्टेट ही इसीलिए किया गया कि वो इन तमाम वसूली कांड को अंजाम दे सके, इन तमाम मंत्रियों का नाम सामने ना आ सके। और जो सबसे पहला पन्ना है, उसके बाद इसमें आप देखिए कि ये कोर्ट के नाम पर जो इन्होंने लिखा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ दैट एट दी पवार साहब ने इनसे कहा था, पवार यानी कि शरद पवार का उन्होंने जिक्र किया है कि आस्क्ड मी टू पे 2 करोड़। Honorable HM sir asked me that he will convince Honorable Pawar Sahab and for that purpose he asked me to pay rupees 2 crores। तो सबसे पहला जो घोटाला है वो यहाँ पर वाजे के रीइंस्टेटमेंट से उन्हें जो वापस लाया गया, यहाँ पंकज 2 करोड़ से शुरू होता है कि पहले तो अनिल देशमुख ने पुलिस वाले से ही कहा कि वर्दी बचानी है तो 2 करोड़ दो, अपनी नौकरी बचाए रखो और इसके बाद हम जो बोलते हैं वो काम करते जाओ। तो इस बात का जिक्र जो है वो पहले पन्ने पे किया गया है। इसी तरह दूसरे पन्ने पे इस बात का जिक्र किया गया है पंकज कि एक एक कर अलग अलग मंत्रियों ने उन्हें बुलाया और इसके बाद किस तरह से ये लास्ट पन्ना है, ये दूसरा पन्ना है पंकज। इसको अगर आप देखें तो इसमें ये लिखा है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था, हमें याद होगा, उस वक्त आई वॉज अप्रोच्ड बाय 1 पर्सन, मिस्टर दर्शन घोड़ावत। Mr. Ghodawat introduced himself as a very close circle person of Deputy Chief Minister Ajit Pawar। तो एक और बड़ा नाम इस पूरे स्कैम में जो सामने आ रहा है वो है अजीत पवार का। एंड ही सेड दैट घोड़ावत explained me about illegal गुटखा एंड टोबैको ट्रेड। ये दूसरा घोटाला पंकज, अगर आप गौर फरमाएं, पहले रेस्टोरेंट और बार्स का था कि आप उनसे हर महीने वसूली करें। बिल्कुल ज्योति, इसके अलावा अनिल परब का भी जिक्र है, यानी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, यानी उनकी कंप्लेंट पर ध्यान दो, उनका भी जिक्र है और किस तरह से वो जांच जो है रोकी जाएगी और उसके बदले कितना पैसा मिलना है, यानी अनिल परब का भी जिक्र है इस चिट्ठी में। बिल्कुल, अनिल परब का भी जिक्र किया गया है। वो पन्ना भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये पेज है, इसमें लिखा गया है पंकज कि इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 2020 आई वाज कॉल्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर अनिल परब साहेब। यानी कि अब एक और नाम जो सामने आ रहा है वो है अनिल परब का, ठीक है। और इसमें अनिल परब ने इनसे कहा क्या, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अनिल परब ने कहा था कि आपकी पोस्टिंग बरकरार रखनी है, अपनी नौकरी अगर बचाए रखना है तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। एक एसबीयूटी ट्रस्ट है, एसबीयूटी ट्रस्ट पर एक इंक्वायरी चल रही है और इन ट्रस्ट के मेंबर्स को आप बुलाइए, इस इंक्वायरी को खत्म करने की बात कहिए और इंक्वायरी खत्म करने के एवज में 50 करोड़ की मांग करिए। ये देखिए 50 करोड़ का मेंशन यहाँ पर उन्होंने किया है। चलिए, तो एक एक करके 3 मंत्रियों के, यानी एक पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उनका जिक्र है कि किस तरह से शरद पवार साहब को मना लिया जाएगा, लेकिन उसकी एवज में 2 करोड़ रुपए चाहिए, ये सचिन वाजे को कहा अनिल देशमुख ने। हालांकि उन्होंने इसमें कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। और फिर अनिल परब का जिक्र है और उन्हें किस तरह से कहा गया कि वो जांच बंद कर दी जाएगी लेकिन उसके एवज में पैसा चाहिए। और तीसरे मंत्री अजीत पवार का भी इस चिट्ठी में जिक्र है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका, और साथ ही साथ किशोर तिवारी साहब, शिवसेना के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, पहले आपके पास आना चाहूंगा, जो बातें लेटर बम में परमवीर सिंह ने लिखी थी, लगभग वही बातें अब सचिन वाजे ने ये जो 4 पन्नों की चिट्ठी एनआईए कस्टडी से 3 अप्रैल को लिखी है, उसमें वही तमाम बातों का जिक्र है।
पंकज जी, ये चिट्ठी जो है बहुत बड़ा खुलासा करती है और आपके कार्यक्रम पे ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की सरकार महावसूली अघाड़ी बन गई है। आम जनता को पूरी तरह से सेवा करना, संरक्षण देना के बजाय अब वो कर रहे हैं कि वर्दी से टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं कि इतने की वसूली करनी है। और ये बेहद चिंताजनक इसलिए है कि इस चिट्ठी को जो आप रख रहे थे दर्शकों के सामने, आप सिर्फ अंदाजा करिए किस तरह की वसूली चल रही है। 2 करोड़ रुपए अनिल देशमुख मांग रहे हैं शरद पवार जी को, जो नाराज है, ठीक करने के लिए। 100 करोड़ रुपए जो बार और डांस क्लब है उनसे अनिल देशमुख जी ने एक टारगेट रखा था, जो परमवीर जी का कहना है। इसी पत्र में पंकज जी एक और बात आती है कि 100 करोड़ रुपए जो गुटखा मैन्युफैक्चर है, इलीगल सेल करते हैं, तो राजकीय कोष को घाटा हो लेकिन इनकी तिजोरी भरी रहे, अजीत पवार का नाम आ जाता है, जो अभी आपकी रिपोर्टर भी बता रही थी। इसके बाद आइए शिवसेना पे। शिवसेना पहले सोनिया सेना बनी, अब शव सेना है। उद्धव ठाकरे लोग बताते हैं कि बोलना बंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा मैं चुप्पी साधे रहूंगा। क्यों? 100 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करो, ये अनिल परब कह रहे हैं, ये शिवसेना के मंत्री हैं। और इसके अलावा जो SBUT ट्रस्ट की आपने बात करी, तो उन्होंने क्या कहा, सरल भाषा में कहा, तुम 50 करोड़ का आंकड़ा पहले देना, फिर मैं नेगोशिएट करूंगा। मतलब आप देखिए, वसूली भी करेंगे, अपने सरकारी बंगले पे ये सब करेंगे, और फिर वो कहेंगे चलो मैं डिस्काउंट देता हूं तुम्हें। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि एक चुनी हुई सरकार आज वसूली रैकेट चला रही है, और जिस वर्दी को सेवा करनी चाहिए महाराष्ट्र में जो नागरिक है, उसकी बजाय यहां पे अपनी तिजोरियां भर रही है। और एक ही बात स्पष्ट हो जाती है, तिजोरी एक, लुटेरे अनेक। 3 लुटेरे हैं सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, जिसका वायरस शिवसेना और एनसीपी को लग गया है। शिवसेना और एनसीपी खुद, एनसीपी आप देखिए खुद वसूली कर रही है। चलिए किशोर जी, अब जरा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जो तमाम बातें गौरव जी ने कही हैं, पहले उसका जवाब भी आप दीजिएगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो सरकार है चुनी हुई, ये वसूली रैकेट किस तरह से चला रही है, और ये जो 4 पन्नों की चिट्ठी सचिन वाजे ने लिखी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? जवाब दीजिए। देखिए, मैं जब बोला तो गौरव भाटिया के बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, और एक पढ़े लिखे और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कैसे फजूल बातें करते ये मुझे नजर आया। 4 देखिए, लेटर अगर पुलिस कस्टडी से आया भी है तो मैं उसे कबूल करता हूं, लेटर है, सरकार की किरकिरी है, ये भी कबूल करता हूं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, किसने दिए, किससे दिए, और एक आरोपी आरोप लगा रहा है और उसके भरोसे बीजेपी वाले प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और गौरव भाटिया जी, ये भी पत्र जैसा परमवीर का पत्र दिल्ली में रिलीज हुआ, वैसे ही आपने यहां भी रिलीज किया। मुझे मालूम है आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए और आपकी सरकार आ जाए, उसके लिए आप एक एक मिनिस्टरों को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं बताता हूं, अभी आपकी NIA यहां आ चुकी है, CBI आ गई है हाईकोर्ट के मार्ग से, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। लेकिन आप हमारी सरकार के किसी भी मिनिस्टर को दागी घोषित करने के पहले उस पर कुछ तो तथ्य ले आओ। अरे कितने गुटके वाले ने दिए, कौन से बार वाले ने दिए? अरे आपके ये फंडे है ना, और कितने लेटर है? आप 2-4 दिन के बाद ये भी लेटर ले आओगे कि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पे बुला के बोला। अरे जो आदमी खून के आरोप में अरेस्टेड है, वो आदमी लेटर लिखे और तुम्हारे को वो उसके भी आधार पर आरोप लगाते हो। परमवीर जो फंसा हुआ है, जिसने ही सचिन वाजे को अपॉइंट किया, वो क्या कर बोलेगा? अभी आप है ना शरद पवार जी तक आ गए हैं, इसका भी आपको बहुत नुकसान पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप जितनी हमारी भर्त्सना कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपकी जमीन भी साफ हो रही है। मुझे लगता है कहीं जो
एटीज में आपके जो हाल थे महाराष्ट्र में वही होंगे, जिनकी टुकड़ियां लेके आप महाराष्ट्र में बड़े हुए वही शिवसेना को आप गाली दे रहे हैं। चलिए किशोर जी, हमने आपकी बात सुन ली, गौरव भाटिया जी ने भी आपको सुन लिया होगा। गौरव भाटिया जी, एक आरोपी की बात पर आप इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? और ये रटा रटाया, हम तमाम शिवसेना के नेताओं से बात कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर लगातार, उनका यही कहना है कि आपकी, एनसीपी के लोग भी यही कह रहे हैं कि आपकी मंशा, बीजेपी की मंशा केवल सरकार गिराना है। देखिए, ये तिपहिया सरकार है पंकज जी, एक पहिया ट्रैक्टर का, एक साइकिल का, एक गाड़ी का, और उसकी चाल कैसी होगी ये तो हम सब जानते हैं। आज बड़ा सवाल क्या है, सरकार को जब गिरना होगा गिर जाएगी, लेकिन नजरों से तो शिवसेना। किशोर जी देखिए, अब आप जरा गौरव जी को बोलने दीजिए, आपका ऑडियो भी थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, इसलिए चाहेंगे कि गौरव जी का पॉइंट पहले आ जाए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। गौरव जी बोलिए। धन्यवाद। तो मैं इतना कहूंगा कि देश की जनता की नजरों से और महाराष्ट्र की जनता की नजरों से तो ये महावसूली अघाड़ी गिर ही चुकी है। और किशोर जी से सिर्फ मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप संविधान के ज्ञाता हैं, ये मैं मान लेता हूं एक पल के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डॉक्ट्रिन है अनुच्छेद 75(3) में। आप बताइए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंह में दही क्यों जम गई? ये केल्विनेटर है या ये कोई गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है? वो बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए पंकज जी, हम पहले कह रहे थे दाल में कुछ काला है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है पूरी दाल ही काली है और कंकड़ से भरी हुई है, क्योंकि ये सचिन वाजे, इनकी आंखों के प्यारे प्यारे, इतने दुलारे दुलारे थे। आप याद करिए कुछ दिन पहले जब हम आपके चैनल पे थे और सचिन वाजे पे गंभीर आरोप लग रहे थे, तो यही शिवसेना के किशोर तिवारी जी बड़ी प्यारी मुस्कान लेके कह रहे थे सचिन वाजे इतना अच्छा अफसर है, आप लोग क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? उसके बाद परमवीर का ये पूरा समर्थन करते दिख रहे थे। अब जब परमवीर ने एक पत्र लिख दिया तो इन्होंने कहा नहीं, परमवीर तो बहुत खराब अफसर है। तो इनसे ये सवाल दूसरा पूछिएगा कि परमवीर को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? वो तो डीजी बने हुए हैं। अगर वो डीजी बने हुए हैं और वाजे और परमवीर जी दोनों कह रहे हैं कि आप वसूली कर रहे हैं अपनी तिजोरियां भरने के लिए और आम जनता त्रस्त है और महावसूली अघाड़ी मस्त है, तो ये तो चिंताजनक होगा कि नहीं होगा? किशोर जी जवाब दीजिए। आपने तमाम बात जो कही गौरव भाटिया ने वो सुन ली कि अभी तक अपने पद पर परमवीर सिंह क्यों बने हुए हैं। कल तक आप उनकी तारीफ करते थे, आप सचिन वाजे के बारे में भी बात करते थे, आज जब उन्होंने ये लेटर बम लिख दिए हैं तो अब अचानक से वो बुरे कैसे हो गए? जवाब दीजिए इसका। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है उद्धव ठाकरे जी की खामोशी से, वो अब तक इस पर बोले क्यों नहीं है? देखो, उद्धव जी अभी कोरोना के संक्रमण से बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं और वो एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट बात रखते हैं। जब सीबीआई ने, जैसे ही हाईकोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी की, मेरे गृह मंत्री ने पद त्याग दिया और उनके जो राइट्स थे उसके अंदर हम स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट पे भी आए। अब ये लेटर चार पन्ने का लेटर है जिसमें कई तथ्य उन्होंने रखे हैं। अब उसको बुनियादी तौर पे उसकी जांच हम भी करेंगे। आज हमने परमवीर के बारे में जो हमारी कमेटी बिठाई थी, उन्होंने साफ बताया है कि सचिन वाजे और परमवीर ने गैंग बनाई थी और वो गैंग लूट कर रही थी। अब वो लूट कर रही थी, ये बात जब बाहर आई है तो वो लूट के अंदर लोगों के नाम ले रहे हैं। तो आरोपी कभी कोई नाम ले तो उसको गंभीरता से लेते नहीं है। अगर ये कल चल के बोल दे कि मैं अमित शाह और मोदी जी के लिए भी पैसे जमा करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या हम बोलेंगे उनका भी राजीनामा दो? एक पोर्टल पे खबर आ गई कि राइफल के अंदर 10 लाख डॉलर दे दिए, तो हम बोलेंगे क्या कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया? हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि सारे चीजों की एनआईए जांच कर ले, सारे चीजों की सीबीआई जांच कर ले, उसके बाद शिवसेना बोलो, सोनिया सेना बोलो, मुंह में दही जम गया बोलो। देखो, गौरव भाटिया जी और एक बहुत ही उलझे हुए और सीनियर लॉयर है, लेकिन ये जो अभद्र भाषा भी वापरने लगे हैं, ये बीजेपी के ऊपर लगी हुई संगत है। देखो, सत्ता तो ऐसी आने वाली नहीं है तुम्हारी, क्योंकि एक 5 विधायक है और 175 हमारे पास है। ऐसी परिस्थिति में आप हम इतना बदनाम करोगे
कितने पैसे दिए, किसको दिए? गौरव जी, पंकज जी, किसी ने किसको पैसे नहीं दिए। ये केवल चिट्ठी पत्री और नाम ले रहे हैं। ये सब बीजेपी वाले को मालूम है कि किसने पैसे किसने काटा, तो वो सब पिछले आंकड़े लिखे। किशोर जी, हम आपका ऑडियो थोड़ा ठीक कराते हैं, लेकिन जो बातें हमें समझ आई, गौरव भाटिया वो ये कह रहे हैं कि एक आरोपी इस तरह की बातें कर रहा है, वो किसी का भी नाम ले लेगा, तो इसके लिए क्या वो मंत्री इस्तीफा दे दें? कितने इस्तीफे चाहिए? और वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो उद्धव ठाकरे जी इसका जवाब देंगे। एनआईए जो सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको दिक्कत क्या है? पंकज जी देखिए, यही इनका दोहरा चरित्र है। भाषा की मर्यादा से शुरुआत करते हैं। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कह रहे थे उखाड़ दिया, याद है ना, उखाड़ दिया, और नोटी नोटी बता रहे थे उसके बाद। और उसके बाद जब बंबई हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तो ये खुद उखड़ गए, इनका ट्रांसफॉर्मर भी उखड़ गया। आज जो बड़ी बात है, 15 दिन तक अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ये हम सब जानते हैं। और जब चिट्ठी आई, वो चिट्ठी मेरे पास है, ये देखिए मेरे हाथ में है, अब चुप करा लीजिए। तो तुम्हारी किशोर जी जरा एक मिनट प्लीज। किशोर जी देखिए, किशोर जी आपका थोड़ा ऑडियो हम ठीक करवा रहे हैं, एक तो बीच में मत बोलिए प्लीज, पहले गौरव को सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए दोनों को मौका मिल रहा है। गौरव जी की बात, अब आपने कुछ बातें कही है, उसका जवाब गौरव भाटिया दे रहे हैं, जब वो जवाब दे देंगे तो आप जवाब दीजिएगा। गौरव बोलिए प्लीज। देखिए, हम क्या उजागर करना चाहते हैं? हम इनका भ्रष्टाचार, ये लोग सारे भ्रष्टाचारी मिलके महाराष्ट्र को लूट रहे हैं और हम इस लूट खसोट को होने नहीं देंगे। इस चिट्ठी में एक शब्द का इस्तेमाल है, ये 15 दिन बाद आई थी जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि सीबीआई जांच होगी, और लिखा नैतिकता। तो पंकज जी, दो सवाल है नैतिकता पे। नैतिकता क्या कहीं पे दबा के रख दी जाती है? और 15 दिन बाद जब बंबई उच्च न्यायालय का सीबीआई जांच का आदेश आता है तो नैतिकता आती है बाहर और कहती है नैतिकता के आधार पे मैं दे रहा हूं। 15 दिन कहां थी नैतिकता? दूसरी बात, अगर नैतिकता पे ही इस्तीफा दिया अनिल देशमुख ने तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों गए? क्या ये वाजिब प्रश्न नहीं है? अब लीगल बात पे आते हैं। गौरव जरा रोकना चाहूंगा, अनिल परब इस बयान दे रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। गौरव मैं जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। अनिल परब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखते हैं वो क्या बोलेंगे। जी गौरव, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात बहुत अहम है, ये दर्शकों के लिए भी पंकज जी, बार बार एक कहा जा रही है बात, सिर्फ नुक्ताचीनी का तर्क है ये कि एक आरोपी ऐसे आरोप लगा रहा है। तो पहली बात, अगर एक आरोपी भी एक बयान दे दे और उसके बाद साक्ष्य उस बयान की सच्चाई को स्थापित कर दें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, क्या राजनीति में इस महावसूली अघाड़ी की कोई नैतिकता नहीं बची है? उद्धव ठाकरे आज तक नहीं बोले, अब आप कह रहे हैं वो व्यक्ति जिसका नाम आया है अनिल परब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे अनिल देशमुख का नाम आया था, तो अनिल देशमुख 15 दिन तक कहते रहे अरे मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सिर्फ 100 करोड़ का ही तो एक टारगेट दिया था। और उसके बाद उच्च न्यायालय ने ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी सूजन आपको कांग्रेस पार्टी के लीडर, एनसीपी के लीडर और शिवसेना की पार्टी के लीडरों के चेहरे पे दिख जाएगी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट जो मैं उनका आदेश पढ़ूं उसमें स्पष्ट लिखा है कि तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है जब कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे। इससे ज्यादा शर्मनाक और चुल्लू भर पानी में इन सबको डूब जाना चाहिए। कोविड का संकट है और कोविड के संकट में महाराष्ट्र का बुरा हाल है। 10% आबादी में 50% से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है। जी आपको बता दें, अनिल परब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी के तरफ से आज ये जो कुछ बीजेपी के लोग 2 दिन से ये कह रहे थे कि अनिल परब का नाम आने वाला है, अनिल परब को रेजिग्नेशन देना होगा, उस 2 दिन के दौरान ही हमें ये पता चल रहा था कि जानबूझ के कुछ ना कुछ ये हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से पहले ये बोल रहे हैं कि अनिल परब को रिजाइन करना पड़ेगा। इनको कैसे पता था कि सचिन वाजे ऐसा कोई खत देने वाला है? इसका मतलब यह है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और महाराष्ट्र के मंत्रियों को बदनाम करके सरकार को बदनाम करना है, ऐसा उसमें ये जो दिखाई दे रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। सचिन वाजे ने अगर जुलाई में या जनवरी में मैंने उससे कुछ बात कही थी तो आज तक वो किसी को क्यों नहीं बताई?
कल सीबीआई आने के बाद में आज लेटर लिखा जाता है, परमवीर सिंह ने जो आरोप किए थे सरकार के मंत्रियों पे, उसमें कहीं पर यह लिखा नहीं था कि अनिल परब भी इसमें आरोपी है, अनिल परब ने भी कोई मांग की है। मतलब कमिश्नर के लेटर में कोई चीज नहीं है। आज अचानक से सचिन वाजे कोर्ट को कुछ लेटर लिखता है, इसका ये मतलब है कि सचिन वाजे से ये कुछ चीजें करवाई जा रही है, जहां तक सरकार की बदनामी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का कार्यकर्ता हूं, उनकी सोच में भला पड़ा हूं, और मेरी 2 बेटियां हैं जिनको मैं बहुत चाहता हूं। ये दोनों की सौगंध खा के मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम मैंने किया नहीं है, ये दोनों कामों से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे बदनाम करके सरकार को बदनाम करने की ये जो रणनीति चल रही है, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि 25 दिन हो गए सचिन वाजे को अरेस्ट करके, लेकिन आज तक कभी ये चीज आई नहीं। कल सीबीआई आने के बाद में अचानक ये चीजें आती है, इसका मतलब माहौल खराब करना है, सरकार को बदनाम करना है, और ये सब चीजें बनी बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से चिल्ला रहे कि ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और चीजें बाहर आने वाली है, और विकेटें गिरने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये सब लोगों को मालूम था कि कल क्या होने वाला है, और उसकी तैयारी वो लोग पहले से कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है, कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो, या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी कोई सी भी तरह के इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो, इसके लिए भी मेरी तैयारी है। कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बदनामी का कारण जो काम जो चल रहा है वो रोकना चाहिए, और वहां पर इंक्वायरी में जो सच बातें हैं सामने खुल के आएगी। पहिलं पत्र आलं परमवीर सिंगांचं, दुसरं पत्र आता वाजेंचं आलं। सरकार विरोधात ही पत्रबाजी सुरू आहे, याला लेटर बॉम्ब म्हणून उल्लेख केला जातो है। सरकार कशा पद्धतीने याला आता समोर। तो अनिल परब को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जानबूझकर सब कुछ हो रहा है, इनको कैसे पता था कि वाजे इस तरह का खत लिखने वाला है। 25 दिन से अरेस्ट है, कल सीबीआई आने के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है। यानी ये जो चिट्ठी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश की बात है। उन्होंने कहा कि परमवीर के लेटर में भी मेरा जिक्र नहीं था, और वाजे से ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो 2 मामलों में मेरा नाम आ रहा है, और ये मुझे और सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। गौरव भाटिया, आपने अनिल परब को सुना, क्या कहेंगे आप? सर मुझे तो बोलने दो, मैं आता हूं किशोर जी, जरा पहले एक बार गौरव का। जी गौरव। हाँ पंकज जी, मुझे बड़े घबराए हुए लगे, जैसे उद्धव ठाकरे हैं वैसे ही आज ये हैं, और कहीं से लगा नहीं कि बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी जो शेर की तरह दहाड़ती थी, आज चूहे की तरह क्यों बोल रहे थे। और तर्क सुनिए, एक एक करके मैं आपके सामने पेश कर दूं। मैं पेशे से क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं तो ये काम आएगा। आप बताइए, क्या कोई स्पष्टीकरण दिया जो आज पत्र आया? नहीं, उन्होंने एक बात कही कि परमवीर सिंह की चिट्ठी में मेरा नाम नहीं था। लेकिन अगर अनिल वाजे को अपने सरकारी बंगले में बुला के एक टारगेट देते हो, कहते हो कि रुपया वसूल करो, तो परमवीर की चिट्ठी में ये बात ना होना क्या जो इसका महत्व है, जो एविडेंस है, उसकी वैल्यू कम करता है? नहीं। दूसरी बात, एक बार भी आपने सुना पंकज जी इस्तीफा दे दूंगा, निष्पक्ष जांच हो जाए? क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा मैं नार्को टेस्ट तक के लिए तैयार हूं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। मैं बात कर लूं, नार्को टेस्ट पे मैं अभी आ जाऊंगा संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, इस्तीफे की बात तो उन्होंने नहीं करी है। अब तीसरी बात, उन्होंने बेटियों की सौगंध की बात करी। हाँ। देखिए, बेटी किसी की भी हो वो पूजनीय है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या न्यायालय किसी भ्रष्टाचार को, वो भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो, इस आकलन से तय करेगा कि उस व्यक्ति की 2 बेटियां हैं? अरे महाराष्ट्र की जो करोड़ों बेटियां हैं, उनके साथ आपने क्या किया? जवाब दीजिए चला के किशोर जी, जवाब उसके बारे में सोचिए जी। और इसीलिए मैं कहता हूं आज जवाब, वो गंभीरता, वो परिपक्वता नहीं थी, और ऐसा व्यक्ति केवल एक बेईमान व्यक्ति दे। गौरव जी जरा आप सुन ले, किशोर जी बोलिए।
देखिए बिल्कुल बोले। एक उसका उल्लेख है कि अनिल परब को उन्होंने बुला के बोला था। अब ये बात तो सच है कि अनिल परब का नाम बार बार ले रहे थे कि अब अनिल परब को राजीनामा देना है, अनिल परब को राजीनामा देना है। जो आदमी कहता है कि महाराष्ट्र की सरकार तो सीबीआई कंट्रोल नहीं करती, महाराष्ट्र की सरकार तो एनआईए कंट्रोल नहीं करती, और आप सब प्रकार की इंक्वायरी के उनकी नार्को टेस्ट ले लो। एक गरीब कार्यकर्ता जो अपनी बेटियों की कसम खा के कह रहा है कि एक साजिश के तहत से फंसाया जा रहा है, उसके बावजूद गौरव भाटिया ऐसी बात करते हैं। अरे किशोर जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसको आप गरीब कार्यकर्ता बोल रहे हो। हैरानी होती है इस बात को सुन के। एक का ऐसा मामला है और इस मामले को तुम शक्ल करोगे तो ऐसा होगा। अरे इतने बड़े प्रदेश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसको आप गरीब कार्यकर्ता बोल रहे हो किशोर जी। क्या बोले आप? इतने बड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इतने बड़े प्रदेश के, उसको आप गरीब कार्यकर्ता बोल रहे हो? नहीं, वो मिनिस्टर बने, बहुत नीचे से आए, वकील थे, और वो आपको आश्चर्य लगेगा, रहने का मकान नहीं था उनके पास। अभी मैं बता रहा हूं, उनके चारित्र पे, अगर किसी के चारित्र पे ऐसा धब्बा लगाओगे, वो आदमी क्या दहाड़ेगा? उनके आंसू देखनी जा रही इससे। गौरव भाटिया, आपको आंसू नजर नहीं आ रहे हैं अनिल परब के? ये कह रहे हैं कि गरीब कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और ये सब कुछ जैसा कि अनिल परब भी कह रहे थे कि सचिन वाजे से सब कुछ करवाया जा रहा है, यानी सीधे सीधे कि वो चिट्ठी भी लिखवाई जा रही है। पंकज जी देखिए, यही फर्क है, इनके लिए वो गरीब मंत्री हैं क्योंकि वो महीने की 100 करोड़ की वसूली करते हैं, और हमारे लिए आंसू उनके लिए आते हैं जो परिवार महाराष्ट्र सरकार की तरफ देख रहे थे कि उनका कोविड में इलाज अच्छा हो जाएगा, और उनका परिजन आज जिंदा नहीं है क्योंकि ये सरकार वसूली कर रही थी। हमारे आंसू अब बीच में। किशोर जी प्लीज बीच में मत बोलिए। किशोर जी, थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब होता है। किशोर जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। किशोर जी प्लीज देखिए, गौरव को सुन लीजिए आप पहले, फिर हम आपके पास भी आएंगे। गौरव बोलिए। हाँ, हमारे आंसू उनके लिए आते हैं पंकज जी, जो गरीब परिवार आज ये कह रहे हैं कि ये अगर वसूली में ना लगे होते हैं। और सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2 करोड़ अनिल देशमुख शरद पवार जी के लिए मांग रहे हैं, 100 करोड़ बार और डांस बार जो है उसके लिए मांगा जा रहा है अनिल देशमुख द्वारा, 100 करोड़ गुटखा लॉबी से, 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर लॉबी से, 50 करोड़ SBUT ट्रस्ट से। अगर इसको जोड़ लें तो करीब 352 करोड़ तो यहां की वसूली हो गई। आम जनता के गरीब परिवारों के लिए अगर ये रुपया खर्च होता तो वाकई हम भी इनकी तारीफ करते, लेकिन आंखें नम हो जाती हैं देख के कि किस तरह के लोग आज सत्ता में हैं जो अपनी वसूली कर रहे हैं, और जब उनको मौका मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात नहीं वो कर पाते जिससे ये लगे कि वो सच्चाई बोल रहे हैं। गौरव, एक सवाल और है मेरा। गौरव, एक सवाल आपसे और है मेरा। उद्धव ठाकरे जी कल बोलेंगे इस पे तो विश्वास जाग जाए। गौरव जी, एक सवाल मेरा और है इस पे कि जब जांच होनी शुरू हुई तो अनिल देशमुख ने, जब आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक नया गृह मंत्री बन गया। अब अनिल परब पर भी आरोप लगे, अगर वो इस्तीफा दे देते तो क्या उससे काम काफी है? पंकज जी, ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा पूछा है, क्योंकि देखिए आपने सही कहा, अभी इनका इस्तीफा होगा और सारे मंत्री, क्योंकि मिल बांट के तिजोरी एक लुटेरे अनेक कर रहे हैं, सबका इस्तीफा हो जाएगा। तो सही बात है मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा ना हो जाए, क्योंकि इस लूट खसोट में, वसूली में बिना मुख्यमंत्री के सहमति के लूट खसोट हो नहीं सकती, और मुख्यमंत्री चुप है। अगर मुख्यमंत्री मौन है तो ये क्यों ना माना जाए कि सभी की मिली भगत है। किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, इस पर कुछ बोलेंगे गौरव भाटिया जी? एक भी आरोप में 1% भी कहीं सच्चाई दिख जाए, 1% भी सच्चाई दिख जाए तो मेरे चीफ मिनिस्टर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। लेकिन बीजेपी साजिश करे और हम लोग राजीनामा दें, ऐसा नहीं होगा। हमने दोनों भी राजीनामे नैतिकता के सहारे किए, बीजेपी के विरोध के कारण या डिमांड के कारण नहीं किए। किशोर जी आप भी ये बोलेंगे, किशोर जी आप भी ये बोलेंगे जो अनिल परब ने बात बोली है कि चिट्ठी लिखवाई गई है सचिन वाजे से? किशोर जी आप भी ये बोलेंगे? ये नहीं होने वाला। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है इन आरोपों में,
तो मेरे मुख्यमंत्री एक क्षण भी नहीं रहेंगे। गौरव जी- अगर आप आरोप भी लगा रहे हो, गौरव जी तो बोलिए, अगर एक भी आरोप सच साबित हुआ तो एक मिनट भी अपनी कुर्सी पे नहीं रहेंगे उद्धव ठाकरे, ये बात बोल रहे हैं किशोर जी। गौरव जी जवाब दीजिए। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक भी आरोप साबित हो गया तो एक मिनट भी देरी नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़ने के लिए। हाँ जी, मैं आपसे पंकज जी एक बात कहूंगा। आपने कहा कि किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, किशोर जी बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक लाइन अर्ज कर रहा हूं इनकी मुस्कुराहट के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो किशोर जी, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो ये गम छुपा रहे हैं। और जहां तक कुर्सी की बात है, एक सेकंड में छोड़ देंगे। ये गम है क्या? पंकज जी, कुर्सी से तो इनको इतना प्यार है, इन्होंने अपने 3 दशक पुराने साथी को छोड़ दिया। आज की ये कुर्सी फेविकोल से चिपका के बैठे उद्धव ठाकरे। जब मुख्यमंत्री पद से हट भी जाएंगे ना, वो कुर्सी इनके साथ पीछे पीछे चलती रहेगी, क्योंकि इनको ये लगा कि ये कुर्सी से मुख्यमंत्री है। अरे कुर्सी से मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री से कुर्सी बनती है। ये जान लेते तो शायद ये होता ही नहीं। किशोर जी, जो आपने छोड़ा, इनको अभी भी गौरव जी को दर्द है उस बात का कि आपने कितने पुराने साथी को एकदम से छोड़ दिया। और क्या गम है आपको जो मुस्कुरा रहे हो आप? नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाना चाहिए, ये मेरा कन्विक्शन है। एक बात मैं बताता हूं, भाजपा कब बोलेंगे किशोर जी, ये बताइए, उद्धव ठाकरे की बर्फ कब जमेगी? कब बोलेंगे दोबारा? उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे अब? नहीं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अगर वो बात में दम हो तो बोलेंगे। आप तो चिट्ठियों पे चिट्ठियां निकाल रहे हो। कल आज 4 पेज की लाई, कल 8 पेज की लाओगे। आपके पास ही तो चिट्ठी है। अरे और कौन सी चिट्ठी है बता दो। और एक चिट्ठी लिखा कर रहे थे तुम, तो वो भी बता दो। गौरव जी, एक और चिट्ठी है, वो भी बता दो कह रहे हैं। भारत के महामहिम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये बात कहेंगे तो मुझे वो दिन बहुत बुरा लगेगा। वो कह रहे हैं कि कोविड का मैनेजमेंट उद्धव जी सबसे अच्छा कर रहे हैं, सबसे संगीन मुख्यमंत्री उद्धव जी है, उन्होंने कभी गलत बात नहीं की। और मैं कहता हूं, उद्धव जी के चारित्र पे लांछन लगाने के वजह से बीजेपी की साख महाराष्ट्र में कम होगी। आप समझ लीजिए गौरव जी, आप समझ लीजिए, हम आपको छोड़ के नहीं गए, आपने हमको मजबूर कर दिया। क्या बात है? गौरव जी, आपने मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए। तो हमको डाउट आ गया। और जो लांछन आप लगा रहे हो उद्धव ठाकरे जी पे, आपको महाराष्ट्र में गुस्से का शिकार होना पड़ेगा बीजेपी को। गौरव जी देखिए, पंकज जी, मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो वो मजबूरियां सामने आ रही हैं। वसूली रैकेट चलाना था, आम जनता को लूटना था, अपनी तिजोरियां भरनी थी। और हाँ, कोविड पे मैं एक बार जरूर कह दूं, कोविड में जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र में 10% आबादी रहती है भारत की, लेकिन कोविड के मामले 60% हैं। जो मौत हो रही हैं वो 50% के आसपास हैं। और जब पूछा जाता है तो उद्धव ठाकरे जी चुप रहते हैं। और राहुल गांधी से पूछो तो वो कहते हैं मैं ड्राइविंग सीट पे ही नहीं आया, मैं तो पेट्रोल की टंकी के अंदर हूं। अब इस तरह के उत्तर दिए जाते हैं और जनता इनको सबक जरूर गौरव जी, वो 8 पन्नों की कौन सी चिट्ठी और है आपके पास? गौरव जी, एक 8 पन्नों की चिट्ठी और है आपके पास, ये कह रहे हैं किशोर जी, वो कौन सी चिट्ठी है? क्या नहीं, कोई प्रेम पत्र मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास कोई प्रेम पत्र नहीं है इनके लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम करती रहेंगी। और इनकी कबर्ड में, इनके बक्से में बहुत कंकाल है। अभी देखिए कैसे कैसे कंकाल निकलेंगे। किशोर जी, अपना पॉइंट रखिए, आप कुछ, मैं आखिरी कमेंट लूंगा। जी पूछिए ना। चलिए, आप, मेरे पास वक्त इतना ही था। गौरव भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।